चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। तो हम पिछली कक्षा में आप लोग को पढ़ा दिए थे कि मतलब ग्रह और तारा क्या होता है, पिंड क्या होता है, ये सब हम समझा दिए थे। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं वो कम से कम ध्यान से सुने। आज मैं उसी चैप्टर का, क्लास 6 का ही एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 का सेकंड क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। ये क्या कह रहे हैं? आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा जो है ये उपग्रह है, क्यों है इसको समझना है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। हमारा जिस तरह से अर्थ है उसी तरह से और अदर प्लैनेट्स जो है 7 हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से। जो अन्य ग्रह है वो भी सूर्य से ही लाइट जो है लेते हैं और हीट लेते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, कुछ ऐसा भी है जिसके पास अपना चंद्रमा है। जैसे आप देखिए, अब हम कुछ आगे बता रहे हैं आपको। जैसे ये सूर्य है, सौरमंडल। सौरमंडल भी एक क्या है? उपग्रह है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं अलका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। सौरमंडल कैसे बनता है? सॉरी हम कुछ समझा रहे थे कुछ और। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं अलका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। इस परिवार के मुखिया का नाम क्या है? सूर्य है। इस सूर्य के बिना नहीं चल सकता है। ठीक है, तो सौरमंडल का मुखिया कौन हो गया? तो वो हो गया सूर्य। ठीक, मुखिया मतलब हेड हो गया। इस सारे चीज का संचाल कौन करता है? चलाने वाले तो हमारे सूर्य है। अब देखिए सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ है? हमारा सौरमंडल जो है उसके सेंटर में है। ठीक है, यह बहुत बड़ा है। क्या है? एवं अत्यधिक गर्म भी गैसों से बना है। इसमें जो है गैस रहता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और ये अधिक बड़ा भी है और गर्म है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसमें एक खिंचाव बल है, फोर्स है, जो बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्या है कि सूर्य जो है ऊष्मा का एक सोर्स है, लेकिन हम उनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। इसलिए हम ज़्यादा उसका ऊष्मा नहीं एहसास करते हैं, क्योंकि हमारे से बहुत दूर है। अगर वो नज़दीक में रहते हैं तो हम इसका तापमान जो है सहन नहीं कर पाते। ठीक है, ये दूर रहने के कारण ही हम लोग हीटिंग, इसका जो है ऊष्मा है, हम लोग सहन कर लेते हैं। लेकिन फिर भी गर्मी के दिनों में तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद कुछ हम लोग को
काफ़ी ज़्यादा जो ओसनीय हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। अब चलते देखते हैं आगे। क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 15 किलोमीटर जो है, 15 करोड़ किलोमीटर ये जो है सूर्य पृथ्वी से क्या है? दूर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब चलते हैं ग्रह, जिसको हम लोग प्लेनेट्स बोलते हैं। अब ग्रह क्या है? मैंने सूर्य देख लिया। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। दूसरा बात ये भी हम देखें, सूर्य के बिना कुछ नहीं होने वाला है। सूर्य जो है सारे सौरमंडल के ग्रहों का क्या है? मुखिया है। ये पढ़ चुके हैं। अब ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे जो है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। पहला है सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो हमारे टोटल मिलाकर के 8 जो है ग्रह है, 8 प्लैनेट्स है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजों में अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने का आसान तरीका। इसको कुछ ट्रिक बताया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मार्क हटा देते हैं, नहीं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बता देते हैं आपको। ये कुछ ट्रिक है। माई वेरी इफिशियंस मदर जस्ट सर्व एज नट। ये एक ट्रिक है जिसको कि आप रख सकते हैं याद। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, क्योंकि ग्रह तो याद करने में प्रॉब्लम होता है आदमी को, या कुछ भी याद करने में, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व एज नट। अब चलते हैं आगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह पर एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये रोटेट करते रहते हैं इस तरह से। यही बता रहे हैं सूर्य के चारों ओर। सपोज मान लिया जाए ये सूर्य है, ये सूर्य है। ठीक है, तो इसके चारों ओर जो है हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ग्रह है इस तरह से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा मेरे पास प्रॉब्लम है, ये काम सही से नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं इसका राउंड सर्किल नहीं बना पा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। और मेरा राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं होता है। इस तरह से चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलो तो गोल गोल घूमते हैं, चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं। इस तरह से वृत्ताकार फैले होते हैं। ठीक है, वृत्ताकार। चलते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्या होता है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से
केवल 88 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 88 दिन लगता है। किसको? सौरमंडल के कक्षा में ग्रह को कितना दिन लगता है? 88 दिन लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जुड़वा ग्रह किसको मानते हैं? तो ये शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। क्यों? कि यह इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। क्योंकि इसका आकार जो है पृथ्वी के ही समान है। किसका? शुक्र ग्रह का। ठीक है। तो कोई पूछेगा कि भाई सूर्य का जो ये शुक्र ग्रह का आकार कैसा है? तो पृथ्वी के जैसा ही है, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 में सीरियस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाने लगा। इसका लुप्त हो गया। ठीक है, बोनो ग्रह कहने लगा इसको 2003 के लगभग में। ठीक है, ये लुप्त हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब पृथ्वी अर्थ, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य दूरी के हिसाब से जो है ना, पृथ्वी जो है सूर्य का तीसरा ग्रह है। ये देखिए यहाँ पे तीसरा ग्रह। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन आकार के दृष्टि से अगर देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सॉरी, ठीक है, आकार की दृष्टि से इसको देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे बताया सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, दूरी के हिसाब से। लेकिन आकार के हिसाब से अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जो पीक पॉइंट है वो चपटी है थोड़ा सा। यही कारण है कि इसके आकार के भूभाग कहा जाता है, भू आग आभ कहा जाता है। भू आग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। इसी कारण जो है इसको हम क्या कहते हैं, जैसे ये सूर्य है, इसका जो है ऊपर वाला भाग, सॉरी मैं चित्र नहीं बना पा रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। आप लोग सोच समझेंगे तो मैं बता देता हूँ। कहाँ था मैं? चलो हम अभी इसको आकार में बता देते हैं। जैसे ये सपोज ये क्या है? आकाश है। ठीक है, डिफॉल्ट आ रहा है। मान लिया जाए यह क्या है? अर्थ है। तो ये अर्थ का जो है, ये जो सूर्य है, पृथ्वी है, भूभाग का अर्थ पृथ्वी के समान है। इसी तरह से पृथ्वी है, और दूसरा जो है ये अर्थ भी इसी तरह से है। लेकिन ये क्या है? ये सन है और ये अर्थ है, दोनों का। लेकिन इसका पीक पॉइंट जो है ये वाला धंसा हुआ है, इस जगह जो है थोड़ा सा धंसा हुआ है। यहाँ भी इसका इस तरह से धंसा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। कहने का मतलब अगर हमको जीवन व्यतीत करना है, रहना है, तो सबसे अच्छा पृथ्वी है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ये बताना है। ठीक है, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो भाई यहाँ पे क्यों क्या होता है ना कि CO2 और ऑक्सीजन O2, ये सब मेरा H2O, ये सब मिलता है कहाँ पे? अर्थ पे। ठीक है, इसीलिए अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा मानते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी चाहिए ये अवेलेबल में मिल जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। हम लोग क्या करते हैं ना, जब स्पेस से देखते हैं तो अर्थ जो है ब्लू दिखाई देता है, यही बात बता रहे हैं ना, ये जो है ब्लू दिखाई देता है, ब्लू। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। नीले मतलब ब्लू, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। तो अत्यधिक पानी के कारण जो है ना, क्या दिखाई देता है, नीली दिखाई देता है, इसलिए इसे नीली ग्रह भी कहते हैं। तो अत्यधिक पानी के कारण ही अर्थ को क्या कहते हैं, नीली ग्रह कहते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? तो एक ही है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास, जिसको डायमीटर कहते हैं, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है? 1/4, याद रखिएगा। किसके 1/4? तो पृथ्वी के व्यास का। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक, यह नज़दीक है। ठीक है, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है, याद रखिएगा ये वाला। ठीक है, कौन? चंद्रमा। ज़्यादा दूरी नहीं है, 3,84,400 किलोमीटर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या कह रहा है, पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक फिगर में दिखाया गया है कि 1.4 मानक निर्मित उपग्रह, कुछ उपग्रह दिखाए हैं, जैसे उपग्रह रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, इस तरह से फिगर दिखाया गया है। अब इसका कुछ टिप्पणी हम देख लेते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। इससे हम गणना कर सकते हैं कितना दूरी है। तो पहला तो प्रकाश की गति तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भैया 1 किलोमीटर जाने में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 8 मिनट में कितना जाएगा हम काउंट कर लेंगे। पहले 8 को सेकेंड में बदलेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मेरा टोटल निकल जाएगा डिस्टेंस।
रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को क्या हुए थे, सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर पाया गया है। भारतीय बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन ये याद रखना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है, पहले भी बता दिए थे। इसके पास जो है क्या होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है। खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस तरह से सूर्य के ओर चारों ग्रह चक्कर लगाता है, उपग्रह भी उसी तरह से करता है। मानव निर्मित उपग्रह एक, देखो मानव भी कुछ निर्मित किए हैं, जो नेचुरल भी कुछ है। तो पहले मानव निर्मित के बारे में समझ लेते हैं। एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। वैज्ञानिक बनाते हैं, इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। बहुत सारे साधनों के लिए किया जाता है। आज के डेट में तो हम लोग भी यूज करते हैं मोबाइल, जो कि बहुत जरूरी है, सैटेलाइट के माध्यम से। ये सब जरूरी है भाई, नहीं रहेगा तो कैसे हो। साइंटिस्ट इतना आगे बढ़ गया है, जरूरी है। तो मानव निर्मित किया है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। किसके द्वारा? रॉकेट के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देता है। ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IS, एडुसेट इत्यादि है। कुछ ग्रह जो है पहले से भेज दिया गया है। अगला देखते हैं। ये कुछ तथ्य है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो कोई पूछेगा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो 27 दिन में। कितने दिन में? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपेक्ष में कक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसके सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इतनी छाया को देखा जा सकता है। क्या कारण? चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जैसे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, इसे छाया बनाते हैं। ठीक है, शेडो जिसको बोलते हैं। और ये चीज देखा जा सकता है जिस दिन पूर्णिमा रहता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अंतरिक्ष असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भाई तारे, ग्रह और उपग्रह को छोड़ करके कुछ ऐसे भी पिंड है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में दिखाया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह की एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। कुछ ग्रह ही टूट करके अलग हुए हैं, उसी को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और वो भी लेकिन अभी वर्तमान में जो है चक्कर लगाते हैं सूर्य का। ठीक है, तो जो ग्रह
है तो है, उसको शुद्ध ग्रह बोला गया। उल्का पिंड, अब उल्का पिंड क्या है भाई? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को, तो भाई याद रखना, सूर्य के चारों ओर जो छोटा छोटा टुकड़ा पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा, उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभी उल्का पिंड गिरता भी है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ संघर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। और क्या होता है ना, जब हवा में घर्षण होता है तो वो गर्म होकर के क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, कभी कभी देखेंगे गांव घर में कि कुछ आकाश से पिंड गिर रहा है, तो ये सब टुकड़ा है उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। वो पूरी तरह से जलता नहीं है और पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, और कहीं कहीं इस पिंड से क्या हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? कुछ इस तरह से दिखाया गया फिगर में। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है। यह लाखों तारों के समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा कहलाते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या समझे हमने? क्या आपने तारों के वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर जो पट्टी होती है सफ़ेद वाली, उस पट्टी को हम आकाश गंगा कहते हैं। यह लाखों तारों से समूह से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो आकाश गंगा क्या होगा? तो तारों के बहुत सारे समूह से मिलकर के जो है बना हुआ है, कई समूह मिलकर के एक सफ़ेद पट्टी बनाया है तारा का। आकाश गंगा एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहुत नदी से की गई है, बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इनका नाम आकाश गंगा पड़ा था। ठीक है, आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों का गैसों की एक प्रणाली है। इसमें क्या है ना, तारों है, बादल है और गैस है, सब मिल करके जो है ना आकाश गंगा। इस प्रकार की लाखों क्या है, आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और सारे आकाश गंगा मिलकर के क्या होता है, ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो अभी यहाँ पे क्या समझे हम लोग, बहुत अच्छी बात है। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है बहुत सारे आकाश गंगा को मिला करके। आकाश गंगा भी क्या है, तो ग्रह और सूर्य तारा के आकार का जो होता है वो अभी हमने पढ़ा है ना, यहाँ पे क्या पढ़ा है, आकाश का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहुत सी नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। नहीं, यहाँ पे क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़े पट्टी पृथ्वी तक एक चमकदार रास्ते देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टे का काम नहीं करना है। हाँ, तो आकाश गंगा जो है तारा का पट्टी है, सफ़ेद पट्टी, इसी से मिलकर मिला है। क्लियर हो गया? चलते हैं। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिकों अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारी लेना बहुत ही मुश्किल है। वैज्ञानिक लगी भी है, लेकिन भाई अब कब सक्सेस होगा पता नहीं। इसके आकार के संबंध में हमें कहीं जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हमारे सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम क्या है, हम लोग ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।
देखो, पृथ्वी है, सौरमंडल है, आकाशगंगा है, ब्रह्मांड है। तो पहले पृथ्वी आया, सौरमंडल आया, आकाशगंगा आया, सारे आकाशगंगा मिलकर के क्या हुआ, एक ब्रह्मांड का निर्माण किया। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ठीक है, यहाँ तक तो हम पढ़ा दिए। थैंक यू। आप लोग ध्यान से इसको सुन लिए होंगे, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल जो एम डी एनालिटिक्स है, इसको लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो आप कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को समझाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एम डी एनालिटिक्स। बाय बाय।